इस सेक्शन में अब हम डील करेंगे उन क्वेश्चंस से जो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि वो लॉन्ग क्वेश्चंस आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय व्हिच प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोन्स एंड फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अब इन्होंने 3 चीज़ें आपसे पूछी हैं। उन्होंने आपसे प्रोकैरियोट्स का पूछा है, प्रोटोजोन्स का पूछा है और फंजाई का पूछा है। तो आपने हेडिंग्स देनी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स, और उसमें क्या-क्या होता है। उसमें बाइनरी फिशन हो रही होती है और एंडोस्पोर्स बन रहे होते हैं। अब ये मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स बता रही हूँ, बाइनरी फिशन की डिटेल्स भी आपकी बुक में अच्छे से लिखी हुई हैं और एंडोस्पोर्स की भी। तो आप वहाँ से देख के इन दोनों की डिटेल्स जो एक-एक पैराग्राफ है वो लिखेंगे। फिर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन्स का बताएंगे। उसमें प्रोटोजोन्स में भी बाइनरी फिशन हो रही होती है और मल्टीपल फिशन भी हो रही होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो डिटेल्स हैं वो आप वहाँ से लिख दें। फिर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई की हेडिंग दें और उसमें बताएं कि यीस्ट की एग्जांपल दें कि बडिंग हो रही होती है यीस्ट में और किस तरह से बड्स डेवलप होते हैं एक पेरेंट बॉडी के साथ और वो लेटर ऑन एक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। उसके बाद आप स्पोर फॉर्मेशन का जिक्र करें कि राइजोपस की एग्जांपल दें कि राइजोपस में जो है वो स्पोर फॉर्मेशन हो रही होती है और एसेक्सुअली वो उन स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस करती है कि एक जगह से दूसरी जगह वो लैंड करते हैं, तो वहाँ पे एक और प्लांट, तो वहाँ पे एक और फंजाई जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है। ये सारी डिटेल्स जो है आप इसी तरह इन हेडिंग्स में अपनी बुक से लिख दें, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट दैट हेल्प इन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वो आपसे सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि आपने उन पार्ट्स की बात करनी है प्लांट के जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक प्लांट को हेल्प कर रहे होते हैं। तो पहले तो आप बताएं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है, हेडिंग दें, उसमें बताएं। फिर आप नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिफाइन करें कि नेचुरली ये मैकेनिज्म जो है ये किस तरह से रूट, स्टेम्स या लीव्स ग्रो कर जाते हैं एक इंडिविजुअल न्यू प्लांट में, तो नेचुरली कहाँ हो रही होती है। फिर उसके बाद आप उन पार्ट्स का जिक्र करें जो नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। आप बल्ब्स की हेडिंग दें, बल्ब्स का बताएं कि वो क्या हैं, फिर उनकी एग्जांपल्स दें। आप इसी तरह कॉर्म्स की हेडिंग दें, उसकी डिटेल आपकी बुक में लिखी हुई है, कॉर्म्स की डिटेल लिखें, एग्जांपल्स की हेडिंग दें और नीचे बता दें कि किस किस प्लांट में ये हो रही है। इसी तरह राइजोम्स, स्टेम ट्यूबर्स, सकर्स और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स की आपने 4 सेपरेट हेडिंग्स देनी है, उनकी डिटेल और उनकी एग्जांपल अलग हेडिंग में लिख के तो आप बता दें सारा कुछ, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain how the epigeal and hypogeal germinations are different. अब इसमें आप पहले तो ये बताएं कि सीड जर्मिनेशन होती क्या है, उसकी आप थोड़ी सी डेफिनेशन बता दें कि किस तरह से एक प्रोसेस है बाय विच अ सीड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग, और हम उनको 2 में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। और 2 तरह की जर्मिनेशन हो रही होती है, एपिजियल होती है और हाइपोजियल होती है। फिर आप इनके डिफरेंसेस जो हैं वो इस तरह कंपैरेटिव फॉर्म में लिख दें कि कॉटिलिडन्स का मसला होता है कि एपिजियल में जो है वो दे आर फोर्स्ड अबव द ग्राउंड, जबकि हाइपोजियल में वो नीचे रहते हैं। जो हाइपोकोटाइल है वो इलोंगेट करता है एपिजियल में, जबकि एपिकोटाइल इलोंगेट करता है हाइपोजियल में। फिर जो कोटिलिडन्स हैं दे बिकम फोटोसिंथेटिक इन एपिजियल, जबकि हाइपोजियल में ऐसा नहीं होता। फिर एपिजियल में आप बताएंगे कि सीड कोट जो है वो सॉइल से इमर्ज करता है, जबकि हाइपोजियल में ऐसा नहीं होता। फिर आप इन दोनों की एग्जांपल दे दें कि एपिजियल में बीन और कैनोला में हो रही होती है और हाइपोजियल में पी प्लांट जो है वो हाइपोजियल जर्मिनेशन को फॉलो करता है। अगर ये सारा कुछ आप लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब उन्होंने आपसे सीधा सीधा ये पूछा है कि सीड जर्मिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं आपने वो बतानी है। तो आप बताएं कि सीड जर्मिनेशन क्या है और उसके लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं। आप पहले इंटरनल कंडीशंस का बताएं कि जो एम्ब्रियो है वो लाइव होना चाहिए और सफिशिएंट फूड स्टोरेज होनी चाहिए उसके पास। फिर एक्सटर्नल जो कंडीशंस हैं उसमें आप बता दें कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वाटर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है और इन तीनों की जो डिटेल्स हैं वो आपकी बुक में लिखी हुई हैं कि वाटर किस लिए ज़रूरी है, कि वो सीड कोट को रप्चर करने के लिए ज़रूरी है, और वो जो स्टोर्ड फूड होता है कॉटिलिडन्स में उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी ज़रूरी होता है। फिर आप ऑक्सीजन का बताएं कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए होती है इन रेस्पिरेशन, तो इसलिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। फिर टेम्परेचर का बता दें कि एक जो है हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स ग्रो इफेक्टिवली। तो वो टेम्परेचर भी एक रिक्वायरमेंट है जर्मिनेशन के लिए कि ज़मीन के अंदर इतना टेम्परेचर
होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आप लिख दें, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटलाइन द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब वो आपसे सीधा सीधा एनिमल्स में पूछ रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अब आप उसमें बताना शुरू करें कि पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है, कि उसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई मेटिंग इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें कोई गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। उसकी एग्जांपल में आप बडिंग की एग्जांपल दे दें कि किस तरह से बडिंग होती है और किस ऑर्गेनिज्म में होती है। आप बताएं कि स्पॉन्जेस, हाइड्रा और जो कोरल्स होते हैं ये बडिंग्स के थ्रू जो है ग्रो करते हैं। फिर आप बाइनरी फिशन का बताएं कि बाइनरी फिशन कहाँ होती है, फ्रेगमेंटेशन है, जिस तरह प्लेनेरिया है उसमें फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है, उसका आप बता दें। पार्थेनोजेनेसिस का बताएं, पार्थेनोजेनेसिस में आप जो हनी बीज हैं उसकी एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं। इन सारों की जो डिटेल्स हैं आप पहले डेफिनेशन दें, फिर एग्जांपल की हेडिंग दें, और एग्जांपल में जो सूटेबल एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है वहाँ से वो कॉपी कर दें। तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस long question. The next question is, write a note on the male and female reproductive system of rabbit. अब आपसे सीधा सीधा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, रैबिट का जो आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा है, तो आप पहले हेडिंग दे लें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट और उसका बताएं कि उसमें क्या क्या होता है। उसके फिर आप स्ट्रक्चर्स को एनलिस्ट करना शुरू कर दें, उसमें फिर आप उसके स्ट्रक्चर्स को एनलिस्ट करें। आप टेस्टिस का बताएं कि वो क्या हैं, क्या काम परफॉर्म करते हैं, एपिडिडमिस बताएं, वास डिफरेंस, सीमन, इन सारी चीज़ों की डिटेल आपकी बुक में है। और ये जो वर्ड्स हैं ये हाईलाइटेड हैं, ये बोल्ड हुए हुए हैं, तो आप उनकी डिटेल्स आगे से लिख दें। फिर आप एसोसिएटेड ग्लैंड्स का बताएं कि वो कौन से हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स हैं, वी हैव प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वी हैव काउपर्स ग्लैंड, और इन तीनों की सिक्रीशंस के बारे में भी बता दें कि उनका क्या रोल है। तो यहाँ आप इतना सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिखें। फिर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जाएं और उसका बताएं कि उसमें मेजर क्या होता है। ओवरीज होते हैं हमारे पास, फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, और हमारे पास विजाइना होती है, दैट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। और इनकी पहले तो लोकेशन बता दें कि किधर किधर होती हैं, इनका फंक्शन बता दें कि क्या काम कर रहे होते हैं, और फिर किस तरह से एग जो है वो ओवरीज में जनरेट होता है और वो किस तरह से कहाँ कहाँ से होके पहुँचता है यूट्रस तक। इसके साथ अगर आप दो सिंपल डायग्राम्स जो आपकी बुक में गिवन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, अगर वो भी ड्रॉ कर दें तो दैट वुड सप्लीमेंट योर आंसर, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक आर्गुमेंट बन जाएगा आपका। आप वो दोनों ड्रॉ कर दें, ये सारा कुछ लिख दें, तो दैट वुड बी इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब वो सीधा सीधा आपसे पूछ रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और oogenesis क्या है। अब इन दोनों की जो डिटेल्स हैं वो बहुत क्लियरली आपकी बुक में लिखी हुई हैं, और दो डायग्राम्स भी बनी हुई हैं जिसमें हम एक सेल से शुरू करते हैं और एंड तक पहुंचते हैं कि वहाँ पे स्पर्म्स किस तरह से बनते हैं। तो आप वो सारे स्टेप्स जो हैं 1 by 1 इस लॉन्ग क्वेश्चन में लिखें कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ पे माइटोसिस हो रही है, कहाँ पे मियोसिस हो रही है, कहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो 1n है या 2n है वो बताएं, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का डिफरेंस। ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ ये लिख दें। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ उसकी एक डायग्राम बना दें। फिर आप oogenesis पे चले जाएं। oogenesis का भी सेम ही सिनारियो है कि एक डायग्राम जो है oocytes की, कि वो किस तरह से बनते हैं, पोलर बॉडीज़ क्या होती हैं, किस तरह से कौन सा सेल जो है जाके एक्चुअली एग में डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें आप लिखें। फिर माइटोसिस और मियोसिस का भी बताएं, और हैप्लॉयड और डिप्लॉयड वाली सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करें, और साथ वो डायग्राम जो है ड्रॉ कर दें। तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why do we consider that overpopulation is a global problem? तो अब आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि हम ओवर पॉपुलेशन को एक ग्लोबल प्रॉब्लम क्यों कंसिडर करते हैं। तो उसमें आप सबसे पहले बताएं कि ओवर पॉपुलेशन होती क्या है। When population growth exceeds the carrying capacity of an area or environment, it results in overpopulation. Overpopulation में लोग ज़्यादा हो जाते हैं, जगह और रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। फिर आप प्रॉब्लम्स की हेडिंग दें और बताएं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है। फिर डिफॉरेस्टेशन होती है, उसकी वजह से इकोसिस्टम्स पूरे के पूरे जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत इम्पैक्ट है ओवर पॉपुलेशन का। उसके बाद हमारे पास जो ओवर पॉपुलेशन है वो हाउसिंग यूनिट्स यानी जो शेल्टर है उसकी नीड बढ़ा देती है, ज़्यादा डिमांड हो जाती है। हमें हॉस्पिटल ज़्यादा चाहिए होते हैं, हमें जॉब ज़्यादा चाहिए होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और हमारी जो फूड सप्लाई है वो हमें ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये सारे के सारे आप प्रॉब्लम्स जो हैं इसकी वजह से जो ओवर पॉपुलेशन है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये सिर्फ एक कंट्री का मसला नहीं है,
ये मेजॉरिटी जहाँ भी इंसान बसते हैं वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ ही रही है, जबकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। इसलिए हम ओवर पॉपुलेशन को इन रीजंस की बेसिस पे एक ग्लोबल प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको आपकी जो बुक के एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस थे सारे एमसीक्यूज विद जस्टिफिकेशन ऑफ करेक्ट आंसर्स, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको अच्छे से बता दिए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। दिस इज योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर ज़ैनुल आरफीन फ्रॉम tutoria.pk।